दोस्तों, साल 1969 में अमेरिका का अपोलो 11 मिशन महज सिर्फ 4 दिनों में ही धरती से चांद तक पहुंच गया और इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। साल 2010 में चीन ने चैंग ई-2 मिशन के दौरान भी धरती से चांद तक की दूरी महज 4 दिन में ही पूरी कर ली थी। लेकिन धरती से चांद की दूरी सबसे कम वक्त में तय करने का रिकॉर्ड सोवियत रसिया के लूना 1 मिशन के नाम है, जिसने 1959 में चांद तक पहुंचने में महज 36 घंटे का वक्त लिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर चीन, अमेरिका और रूस के स्पेसक्राफ्ट धरती से चांद तक पहुंचने में महज 4 दिन का वक्त लेते हैं, तो फिर भारत के चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में 40 से 42 दिन का वक्त क्यों लग रहा है? दोस्तों, अब ये सवाल जितना दिलचस्प लग रहा है उतना ही दिलचस्प इसका जवाब भी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर क्यों बाकी के देशों के मुकाबले हमारा चंद्रयान चांद तक पहुंचने में इतना वक्त ले रहा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर आप चंद्रयान 3 से जुड़ी खबरें देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि 14 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था और इसरो द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद की जा रही है। अब आपका यहाँ ये जानना जरूरी है कि जो चांद आपको और हमें धरती से दिखाई देता है उसकी धरती से दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। यानी धरती से छोड़े गए स्पेसक्राफ्ट को चांद तक पहुँचने के लिए 4 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। अब चांद तक जाने के 2 तरीके होते हैं। पहला, धरती से रॉकेट छोड़िए और वो रॉकेट सीधा धरती से चांद की तरफ उड़ान भर दे, जिससे वो 4 दिन में ही सीधे चांद तक पहुँच जाएगा। ये तरीका वही है जिसे अमेरिका, रूस और चीन ने इस्तेमाल किया था। अब इसके अलावा चांद तक पहुंचने का दूसरा तरीका भी होता है, जिसमें रॉकेट द्वारा स्पेसक्राफ्ट को पहले अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचाया जाता है और फिर यह स्पेसक्राफ्ट वहीं पर चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर यह स्पेसक्राफ्ट चांद तक की दूरी तय करने के लिए फ्यूल की जगह 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहला, धरती की रोटेशन स्पीड और दूसरा अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल का। इसे आपको हम थोड़े और आसान भाषा में समझा देते हैं। असल में होता यह है कि स्पेसक्राफ्ट धरती के ऑर्बिट पर पहुंच जाता है तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की मदद से अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाना शुरू कर देता है। अब धरती अपनी धुरी पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है, जिससे स्पेसक्राफ्ट को रफ्तार पकड़ने में मदद मिलती है। फिर धीरे धीरे धरती पर बैठे वैज्ञानिक इसकी ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग के जरिए स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट का दायरा बढ़ाते हैं। इसे बर्न भी कहा जाता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट का धरती से इर्द गिर्द चक्कर लगाने का जो दायरा होता है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, जिससे धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स का असर उस पर कम होना शुरू हो जाता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब स्पेसक्राफ्ट को स्लिंग शॉट की मदद से चांद के रास्ते पर सीधा डाल दिया जाता है और बिना किसी मेहनत के, आसानी से, बिना किसी फ्यूल के स्पेसक्राफ्ट चांद तक पहुंच जाता है। अब यही वो तरीका है जिसके जरिए इसरो चंद्रयान 3 को चांद पर भेज रहा है, क्योंकि हमारे इसरो के पास अभी काफ़ी कम बजट है। अब तक इसरो ने ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग के जरिए चंद्रयान 3 का 5 बार ऑर्बिट बदल दिया है। अब चांद के लिए रवाना होने से पहले चंद्रयान 3 को 5 बार ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग करनी थी और अब इसके बाद इसरो लूनर ट्रांसफर ट्राजेक्ट्री यानी चांद के रास्ते में डाल दिया जाएगा, जिससे यह सीधे बिना किसी मेहनत के चांद तक पहुंच जाएगा। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को सीधे चांद पर भेजा जा सकता है तो इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए यह लंबा रास्ता क्यों चुना? तो दोस्तों, इसके पीछे की 2 वजह हैं। पहला है कॉस्ट यानी खर्चा और दूसरा ताकतवर रॉकेट। पहले अगर खर्चे की बात करें तो चीन ने लॉन्ग मार्च 5C रॉकेट के जरिए अपना पहला चैंग ई-5 मिशन चांद पर रवाना किया था। उसकी कॉस्ट थी 1700 करोड़ रुपए। वहीं स्पेस एक्स ने जो फैल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया था उसकी कॉस्ट भी थी 1000 करोड़ के आसपास, जबकि भारत का पूरे मून मिशन पर खर्चा महज 615 करोड़ रुपए का है। यानी कुल मिलाकर चांद पर सीधे रॉकेट भेजने का मतलब है 3 गुना ज़्यादा खर्चा। यही कारण है कि इसरो सीधे चांद पर रॉकेट नहीं भेजता। हालांकि इसका दूसरा कारण भी है, वो है ताकतवर रॉकेट की कमी। अंतरिक्ष में किसी भी स्पेसक्राफ्ट को सीधा चांद तक ले जाने में काफ़ी फ्यूल की ज़रूरत होती है और ऐसे केस में उस रॉकेट की ज़रूरत होती है जिसकी पेलोड कैपेसिटी ज़्यादा हो।
यानी वो ज़्यादा भार उठाकर उड़ान भरने में सक्षम हो, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल भरा जा सके। अब अगर भारत की बात करें तो भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट है LV-M3M4, जिसकी पेलोड कैपेसिटी 10,000 किलोग्राम की है। जबकि 1969 में अमेरिका ने अपोलो 11 के लिए जिस सैटम 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया था, उसकी पेलोड कैपेसिटी थी 1,40,000 किलोग्राम। सोचिए दोस्तों, चीन ने 2020 में अपने मून मिशन के लिए जो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया था, उसकी पेलोड कैपेसिटी थी 30,000 किलोग्राम। और स्पेस एक्स का स्टारशिप अब तक दुनिया में सबसे ताकतवर रॉकेट है, जिसकी पेलोड कैपेसिटी है 1,50,000 किलोग्राम। यानी बात साफ है कि अगर भारत के पास इतने ताकतवर रॉकेट नहीं, फिर भी इसरो ने इसे अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया दोस्तों, बल्कि हमारे इसरो ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया है और बिल्कुल कम खर्चे में हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह तक पहुंचने ही वाला है। इसरो ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाई और सबसे कम खर्चे में इसरो चंद्रयान 3 के जरिए इतिहास रचने वाला है। तो दोस्तों, ये है हमारे देश के वैज्ञानिकों का ज्ञान और सूझबूझ, जिन्होंने कम खर्चे में ही चंद्रयान 3 जैसा मिशन रच दिया। ऐसे में आपका हमारे वैज्ञानिकों के ज्ञान और सूझबूझ के लिए कमेंट बॉक्स में लव यू इसरो लिखना तो बनता है। साथ ही हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत, हमारी वैज्ञानिकों की क्षमता और हमारे वैज्ञानिकों की सूझबूझ के बारे में जान सकें। ताकि जब कोई दूसरा उनसे ये कहे कि अमेरिका ने सिर्फ 4 दिन में ही मून मिशन भेज दिया था और हमारे इसरो को 40 दिन लग रहे हैं, तो हमारे इसरो ने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया है, तो ये वीडियो देखकर वो उनको जवाब दे सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों, अपने जानने वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, लव यू इसरो।